हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग सेमेस्टर 3 का इनकम टैक्स वाला सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। अब ये सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लें जिससे कि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम हमको फेस करना ना पड़े। सबसे पहली बात, हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस वीडियो के थ्रू अपलोड करेंगे चैनल में। तो सीरीज वाइज एक के बाद एक वीडियो आता जाएगा जिसमें चैनल में जाकर तुम लोगों को प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाके इनकम टैक्स वाला प्लेलिस्ट में तुमको सभी इनकम टैक्स का सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा। वैसे ही बाकी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट के अंदर बाकी सारा वीडियो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला हम लोग कुछ चीजें इंसर्ट करने वाले हैं। एक तो है जो मैं ये पीडीएफ यूज कर रहा हूं, जो मैं ये नोट्स यूज कर रहा हूं, स्क्रीन के ऊपर खुला रहता है जिससे हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका सॉफ्ट कॉपी मैं यहाँ पे पीडीएफ इंसर्ट कर दूंगा जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर में होगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं कुछ इंसर्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें तीनों ईयर का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा। ये थर्ड सेमेस्टर का वीडियो है, तो ये वीडियो जिसके लिए जो थर्ड सेमेस्टर में है, जो फोर्थ सेमेस्टर में है, वो लोग अपना अपना ग्रुप अपने हिसाब से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। कोई भी मल्टीपल ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करेगा। जिसके लिए जौन सा ग्रुप रेलेवेंट है वो उस ग्रुप को ज्वाइन करेगा। अब व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का क्या फायदा है? फायदा ये है कि एग्जाम के टाइम में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, जो रिवीजन वीडियोस होता है, और भी जो अपडेट्स आता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो अपना एग्जाम डेट्स को लेके, एग्जाम सेंटर्स को लेके, और भी मल्टीपल प्रकार का जितना भी अपडेट्स आता है वो सब व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगा। तो एक चीज इंश्योर कर लेना, जरूर से तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन का। उसके बाद बात यह है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के सिलेबस कुछ अलग है। मतलब जैसे कि उड़ीसा के और छोड़ के अगर हम बाहर की बात करें, कोई छत्तीसगढ़ हो गया या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया या कोई और वेस्ट बंगाल का हो गया या कहीं और का हो गया, सिलेबस वहां पे डिफरेंट है, सब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट है अलग अलग सेमेस्टर के वाइज। हम लोग उड़ीसा के लिए बना रहे हैं मेनली। लेकिन अगर एक चीज ध्यान दिया जाए तो ध्यान देने वाला बात यह है कि ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस सेम होता है। मतलब 95% ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। बस वो लोग क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट उड़ीसा में सेमेस्टर 1 में होगा उसको वो लोग सेमेस्टर 2 या 3 में ले जाएंगे। जो 2 में होगा उसको 1 2 1 4 5 कहीं भी ले जाएंगे। मतलब एक तो सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं, और दूसरा जो सिलेबस होता है उसको थोड़ा आगे पीछे करके रीअरेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार का दो चीजें किया जाता है। तो जिससे तुम लोग क्या कर सकते हो, सिंपली अपना सिलेबस को निकाल लो। हम लोग उड़ीसा के हिसाब से बना रहे हैं, तो उड़ीसा के स्टूडेंट को तो सीरियली पूरा मिलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस 95% मेरे हिसाब से पूरा सेम होता है हर एक यूनिवर्सिटी का। तो क्या किया जा सकता है, सिर्फ अपने सिलेबस को निकाल लो और उस हिसाब से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम वीडियो को करते जाओ। तो उसको हेल्प लेने के लिए हम लोग थर्ड पॉइंट में क्या कर रहे हैं, यहां पे टॉपिक्स कवर्ड यहां पे इंसर्ट कर देंगे। मतलब जिस वीडियो में जो जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो टॉपिक का नाम हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉपिक्स कवर्ड के अंदर में डाल देंगे, जिससे कि तुम अपना सिलेबस को कंपेयर कर सकते हो। जो भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है 95% ऑलमोस्ट सेम होता है, तो वो सभी को तुम कंपेयर करके अपने हिसाब से क्लासेस को कर सकते हो। तो टॉपिक्स कवर्ड में तुमको वो सारे टॉपिक के नाम मिल जाएंगे जो तुम्हारे सिलेबस में होंगे, तो तुम उसके अकॉर्डिंग अपना अपना क्लासेस को कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वीडियो का बात, जिससे कि हम लोगों को आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत रह जाता है तो व्हाट्सएप ग्रुप जब ज्वाइन करोगे, इसमें एडमिन का नंबर है, एडमिन के नंबर में तुम मैसेज कर सकते हो। 2-3 एडमिन हैं, दोनों तीनों एडमिन में से किसी को भी मैसेज कर सकते हो कोई भी प्रकार का अगर दिक्कत है तो, ठीक है। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। अच्छा, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं सीए रमन अग्रवाल। मैं हूं सीए रमन अग्रवाल।
मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि प्रैक्टिस भी करता हूं और जो कि टीचिंग भी करता हूं, दोनों काम है मेरा, प्रैक्टिस करने का काम भी और टीचिंग करने का काम। अब ये सब्जेक्ट पढ़ाने के पीछे रीजन ये है कि मैं एवरी डे टैक्स को प्रैक्टिस करता हूं अपने ऑफिस के अंदर। मतलब क्लाइंट्स लोगों को बहुत प्रकार के कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम लोग, जिससे कि उनका इनकम टैक्स और उनका जीएसटी का काम, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, अब ये दोनों क्या होता है वो भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक वही है। तो इनकम टैक्स और जीएसटी से रिगार्डिंग प्लस और भी बहुत सारे बिजनेस से रिगार्डिंग हम लोग उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि मुझे इस सब्जेक्ट में अब काफी इंटरेस्ट आया, तो इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, जो कि हमारे, अगर हम उड़ीसा के हिसाब से देखें तो सेमिस्टर 3 का पेपर है, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। अब शुरू करने से पहले एक और चीज क्लैरिफिकेशन में, सारे वीडियो विथ कंप्लीट नोट्स अपलोड होने वाले, तो उसके बाद तुमको कोई भी और ट्यूशन लेने का या कहीं और से पढ़ने का शायद जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो सब कुछ हमारे यहीं से कवर हो जाएगा, 100% कवर हो जाएगा। साथ ही साथ में हम लोग एग्जाम के टाइम में व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू रिवीजन वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि एग्जाम के टाइम में जो शॉर्ट 1-2 डेज का गैप होता है, उस गैप में तुम लोग आराम से रिवाइज करके एग्जाम को दे सको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो सबसे पहले समझते हैं टैक्स क्या होता है। टैक्स देखो क्या होता है। टैक्सेस आर कंसिडर्ड टू बी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। भगवान बोलता है तुम दुनिया में फ्री में रहो, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है तुमको फ्री में हम रहने नहीं देंगे, तुमसे हम क्या लेंगे, टैक्सेस लेंगे। गवर्नमेंट को हम कुछ टैक्स पेमेंट करते हैं, जो कि जिसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। हम सोसाइटी में रह रहे हैं, उसका हमको पैसा देना पड़ रहा है, किसको, गवर्नमेंट को। अब बात यह आता है, हम आज तक टैक्स तो दिए नहीं, हम एज अ स्टूडेंट हम आज तक कभी भी टैक्स नहीं दिए, और मेरे हिसाब से हमको लगता है हमारे फैमिली वाले भी शायद ही कभी दिए होंगे, या दिए होंगे भी तो छोटा मोटा टैक्स कभी दिए होंगे। अब उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए मैं ये बता सकता हूं कि दुनिया में जितना भी इंसान है वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो दो प्रकार का टैक्स होता है, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। हम कभी भी शायद डायरेक्ट टैक्स नहीं दिए होंगे, या दिए भी होंगे, जो इनका इनकम ज्यादा होता है उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो डायरेक्ट टैक्स तो उनके लिए जिनका इनकम ज्यादा है, तो शायद तो हम डायरेक्ट टैक्स नहीं दिए होंगे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग देते हैं। हम कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी सामान, चाहे वो 5 रुपए का एक चॉकलेट क्यों ना हो, एक चॉकलेट 5 रुपए का क्यों ना हो, उस चॉकलेट पे हम लोग कुछ टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। मतलब हम तो कभी भी गवर्नमेंट को पे नहीं किए, हम तो दुकानदार को 5 रुपए देके चॉकलेट लेके आ गए। तो टैक्स कहां गया इसमें, हम जो पैसा दुकानदार को देते हैं, दुकानदार ये 5 रुपए में से कुछ पैसे टैक्स के नाम का गवर्नमेंट को दे देता है। मतलब वो हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अभी और डिटेल में समझेंगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता रहा हूं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि हम लोग डायरेक्टली पे नहीं करते, इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लो मैं हूं, ये मैं गया एक दुकान में एक सामान खरीदने, ये दुकानदार का ठेला है, यहाँ पे वो बहुत सारे सामान बेच रहा है। मैं यहाँ पे चला गया और एक सामान खरीद के ले आया, कितने रुपए का, 5 रुपए का सामान खरीद के ले आया। अब इसमें हम टैक्स कहां दिए, इसमें हम टैक्स नहीं दिए। इसमें कौन टैक्स देने वाला है, ये जो दुकान का मालिक है ना, ये दुकान का मालिक गवर्नमेंट को टैक्स देगा। किस नाम का टैक्स देगा और क्यों देगा, ये गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के नाम का एक टैक्स देता है, जो कि वो क्या अपने पॉकेट से दे रहा है, वो अपने पॉकेट से नहीं दे रहा। ये जो 5 रुपए वो हमसे लिया, जिसके बदले में वो हमको चॉकलेट दिया, ये 5 रुपए में से एक छोटा सा हिस्सा किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। बाद बाकी सारा पैसा वो अपने पॉकेट में रख लेगा, चाहे उसमें प्रॉफिट हो, चाहे वो सामान खरीदने का पैसा हो, कुछ भी हो। एक छोटा सा पार्ट किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। तो ये टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हम पे नहीं कर रहे, इसमें हम पैसा किसको दे रहे हैं, दुकानदार को दे रहे हैं। दुकानदार हमारे बदले किसको दे रहा है वो पैसा, वो गवर्नमेंट को दे दे रहा है। तो इसके लिए इसका नाम पड़ा इनडायरेक्ट टैक्स। आते हैं डिटेल में पढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स को। If tax is levied on the price of goods and or service, then it is an indirect tax. Example, goods and service tax, GST. रियल लाइफ एग्जाम्पल ले, तुम कोई भी कपड़ा खरीदने जाते हो,
तो उस पर 5% का टैक्स दे के आते हो। जीएसटी याद है, रेस्टोरेंट जाते हो तो रेस्टोरेंट में नीचे में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी नाम से 9% जोड़ देता है रेस्टोरेंट वाला, वो पैसे को बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। वैसे ही कोई भी मॉल में जाते हो शॉपिंग करते हो या कोई दुकान में जाते हो शॉपिंग करते हो, जो कंप्यूटराइज्ड बिल देता है उसमें नीचे में टोटल अमाउंट के बाद सीजीएसटी 9% या 5% जो भी, एसजीएसटी 9% या फिर 2.5% जो भी, उस हिसाब से ऐड करके वो हम लोगों को बिल बना के दे देता है। तो ये होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम पे तो कर रहे हैं लेकिन हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे, हम दुकानदार को दे रहे हैं। दुकानदार हमारे बिहाफ पे किसको पे कर दे रहा है? गवर्नमेंट को पे कर दे रहा है। ठीक है। और एक दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। फॉरेन से सामान खरीद के लाए या फॉरेन कोई सामान लेके जाना है तो एयरपोर्ट पे कौन आ जाता है? गवर्नमेंट के लोग आ जाते हैं, जो हमसे क्या मांगते हैं? कस्टम ड्यूटी मांगते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, कोई भी सामान को इंपोर्ट करने पे इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है और कोई भी सामान को एक्सपोर्ट करने पे एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। दुबई में गोल्ड इतना सस्ता है तो हर आदमी दुबई का फ्लाइट टिकट करेगा, एक बैग भर के गोल्ड खरीद के ले आएगा, तो उसको तो यहाँ पे वो मालामाल बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो जाएगा दुबई और बहुत सारा गोल्ड खरीद के लेके आएगा, तब आने के बाद एयरपोर्ट पे उसको कौन रोक लेगा? गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज रोक लेंगे और उससे क्या मांगेंगे? उससे इंपोर्ट ड्यूटी मांगेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी मांगेंगे तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और जब वो इंपोर्ट ड्यूटी पे करेगा तब उसको ऑलमोस्ट सेम प्राइस पड़ जाएगा जितना इंडिया में गोल्ड का प्राइस चल रहा है। मान लो इंडिया में 50,000 रुपीज चल रहा है गोल्ड का प्राइस, दुबई में 20,000 चल रहा है, तो हर आदमी दुबई जाके ले आएगा, लेकिन जब दुबई से लाएगा एयरपोर्ट में उसको इंपोर्ट ड्यूटी कितना देना पड़ेगा? 30,000 देना पड़ेगा, जिससे उसके लिए कॉस्ट कितना आ जाएगा? 20 + 30 = 50,000 रुपीज उसके लिए कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। वैसे ही हम अगर कोई सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको क्या देना पड़ता है? एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। ठीक है, चलो उसके बाद in the case of indirect tax, the person paying the tax passes the incidence of tax to the another person, passes the incidence of tax to the another person का मीनिंग है हम डायरेक्टली पे नहीं कर रहे, हम किसको दे दे रहे हैं पैसा? हम दुकानदार को दे दे रहे हैं, दुकान वाले को दे दे रहे हैं, और वो किसको दे रहा है? अब गवर्नमेंट को दे रहा है। इसको बोलते हैं पासिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स का लाइबिलिटी अब हमारे ऊपर नहीं रहा, हम तो दुकानदार को दे दिए, अब दुकानदार का लाइबिलिटी है वो किसको जमा दिए? गवर्नमेंट को सही टाइम में टैक्स का जमा दे दे। ठीक है, चलो ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में, और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा सिलेबस, हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम क्या है? इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। मतलब इनकम टैक्स मतलब ये सिर्फ डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्स है। मतलब हमको इनडायरेक्ट टैक्स डिटेल में पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको मीनिंग जान लेना है इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बाद बाकी सिर्फ हमको क्या पढ़ना है? डायरेक्ट टैक्स हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलो डायरेक्ट टैक्स, इफ द टैक्स इज लिवाइड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब क्या होता है? जब हम बहुत पैसा कमाने लग जाएंगे ना, जिस दिन हम बहुत पैसा कमाने लग जाएंगे उस दिन क्या होगा? सरकार आ जाएगा, सरकार क्या बोलेगा? इतना पैसा कमा रहे हो, हमको भी कुछ दे दो, हमको भी कुछ दे दो। तो हम क्या करेंगे? उसमें से कुछ हिस्सा इनकम टैक्स के नाम का किसको दे देंगे? गवर्नमेंट को पे कर देंगे। अब ये क्या है? इसमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, डिटेल में तो पढ़ेंगे, पूरा सब्जेक्ट है उसी के बारे में, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इनकम टैक्स मतलब मान लो मैं एक जॉब करता हूं, मैं जॉब करता हूं, जॉब करके मुझे सालाना सैलरी मिलती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो सालाना सैलरी मान लो 24 लाख रुपए की सैलरी मुझे मिल जाती है सालाना। ठीक है, 24 लाख मतलब महीने के 2 लाख रुपए के हिसाब से सैलरी मुझे मिल जाती है। अब सरकार क्या बोलेगा? इतना बढ़िया पैसा कमा रहे हो, 24 लाख रुपए कमा रहे हो, हमको भी कुछ दे दो, हमारे बारे में भी कुछ सोचो। हम क्या करेंगे? इसमें से कुछ हिस्सा किसको दे देंगे? गवर्नमेंट को दे देंगे। अब इस जो हिस्सा गवर्नमेंट को दे देंगे उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स बोलते हैं। अब ये हम हमारे मर्जी से नहीं दे सकते कि हम मन किया तो कम दे दिए, मन किया तो ज्यादा दे दिए। कुछ रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ रूल्स बनाए गए, और ये मैंडेटरी होता है फॉलो करना, मतलब हर इंसान को फॉलो करना पड़ेगा।
भले वो सारे पैसे खर्च क्यों ना कर दिया हो, उसको कहीं से भी लाके अगर उसने पैसा कमाया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट रिलैक्सेशन भी देते हैं। रिलैक्सेशन मतलब बहुत प्रकार के एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट बोलता है टैक्स मत दो। जैसे अगर तुम घर खरीद रहे हो या फिर फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल रहे हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो इस प्रकार के चीजों में गवर्नमेंट क्या बोलता है कि टैक्स मत दो, चलेगा, मतलब माइनस कर दो, कम दे दो टैक्स, हमको चलेगा। और कुछ प्रकार के एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स ले लेता है, ठीक है। तो उसको हम पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलेबस के अंदर में। मतलब इनकम टैक्स को अगर हम ओवरऑल समझे तो क्या हो गया इनकम टैक्स का मतलब, इनकम टैक्स का मतलब वो हो गया जो पैसा हम कमाएंगे उस पर टैक्स कौन पे करेगा, हम खुद पे करेंगे। मतलब जो पैसा मुझे मिल रहा है, ये मैं हूं, मुझे सैलरी मिला, मुझे सैलरी मिला, तो टैक्स कौन पे करेगा, टैक्स भी मैं ही पे करूंगा। तो इसमें टैक्स लाइबिलिटी किसका, मेरा खुद का। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या था, टैक्स लाइबिलिटी किसका था, मैं टैक्स किसको दे दिया, मैं दुकानदार को दे दिया। अब दुकानदार किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा, इसीलिए उसका नाम पड़ा इनडायरेक्ट टैक्स। और इसका नाम है डायरेक्ट टैक्स बिकॉज इसमें टैक्स देने का लाइबिलिटी किसका, डायरेक्टली गवर्नमेंट को मैं खुद दूंगा। मतलब इसमें टैक्स देने का लाइबिलिटी किसका, मेरा खुद का, इसीलिए इसका नाम है डायरेक्ट टैक्स, इसीलिए इसका नाम पड़ा डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, चलो अब और आते हैं डिटेल में पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। If tax is levied directly on income or wealth of a person, then it is a direct tax. The person who pays the tax to the government cannot recover it from somebody else. मैं टैक्स का पैसा किसी और से रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या था, दुकानदार जो पैसा गवर्नमेंट को दे रहा था वो किससे ले रहा था, वो मेरे से लेके दे रहा था। मतलब दुकानदार रिकवरी कर रहा था। जो पैसा टैक्स के नाम का गवर्नमेंट को दे रहा था वो पैसा मेरे से दुकानदार क्या कर रहा था, रिकवरी कर रहा था। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों, और इसमें क्या होता है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है, दूसरे पर्सन के ऊपर। इसमें इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसके ऊपर होता है, मेरे खुद के ऊपर है। मतलब मैं हूं, ये गवर्नमेंट है, मैं खुद टैक्स दूंगा, मैं किसी और से रिकवरी नहीं कर सकता। मुझे मतलब मेरे अपने सैलरी में से देना पड़ेगा, मैं किसी से लेके नहीं दे सकता। ठीक है, द बर्डन ऑफ टैक्स कैनॉट बी शिफ्टेड। मैं अपना बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं कर सकता। जिस तरीके से दुकानदार क्या किया था, बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट कर दिया, इससे लेके गवर्नमेंट को दे दिया। यहां पे मेरे को खुद को ही टैक्स देना पड़ेगा, मैं किसी और से लेके नहीं दे सकता। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, जो कि हमारा सब्जेक्ट का नाम है। पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जितना हमारे सिलेबस के अंदर में है हम पूरे इनकम टैक्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे जाके। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अब बारी आता है कुछ डेफिनेशन का। सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमको कुछ डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। आज के क्लास में हम सिर्फ 2 डेफिनेशन कवर करेंगे। ठीक है, ज्यादा कवर नहीं करेंगे, सिर्फ 2 और डेफिनेशन को कवर करेंगे। एक तो है एसएससी का डेफिनेशन और दूसरा है असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन। मतलब असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर को मैं एक ही मान के चलता हूं, बुक में 2 करके दिया है तो सोच के चलो 3 डेफिनेशन हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स। डेफिनेशन मतलब टर्म्स का मतलब। एसएससी कौन होता है, एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर द एक्ट। एसएससी कौन होता है, एसएससी कहीं पे भी वर्ड लिखा है, एसएससी का मतलब कौन, मैं। जैसे हम लोग ऊपर एग्जांपल में लिए थे, मैं गवर्नमेंट को टैक्स देने वाला हूं, तो एसएससी कौन हूं, मैं हूं। गवर्नमेंट असेसमेंट किसके ऊपर करेगा, गवर्नमेंट टैक्स किससे मांगेगा, मेरे से मांगेगा, तो मैं क्या हूं, यहां पे एसएससी हूं। ठीक है, तो एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर द एक्ट। जो कुछ प्रकार का टैक्स, किसी भी प्रकार का टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है, उसको हम बोलते हैं एसएससी। ठीक है, तो हमारे एग्जांपल में एसएससी कौन हुआ, एसएससी मैं खुद जो इनकम टैक्स पे कर रहा था। मैं 24 लाख का सैलरी कमाया था और मुझे उस पर इनकम टैक्स देना था, तो एसएससी कौन हो गया, मैं एसएससी बन गया। ठीक है, चलो एवरी पर्सन। अब देखो कुछ एडिशन दिया हुआ है, इट इंक्लूड्स के अंदर में। सभी को लर्न करना जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए। ठीक है, एसएससी का डेफिनेशन में यहां से यहां तक पढ़ लिया जाए
तो मोर देन सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर कभी कभार क्या होता है, बीकॉम के एग्जाम में 2 मार्क 3 मार्क में क्वेश्चन आ जाए एसएससी का डेफिनेशन, तो उस टाइम पे हमको क्या करना होता है, थोड़ा सा पेज भर के लिख के आना होता है, मतलब क्वांटिटी में लिख के आना होता है। लॉजिकली तो लिखेंगे ही, साथ में क्या होता है, थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा के लिखना होता है, मतलब पेज को भरना होता है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमको कुछ यहां से पॉइंट्स लिखने हैं। सभी पॉइंट्स को लर्न करना जरूरी नहीं है, 2 या 3 पॉइंट भी लिखते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। सबसे पहला, every person in respect of whom any proceedings under the act has been taken for the assessment of his income। कोई प्रकार का प्रोसीडिंग्स किसी के ऊपर चल रहा है, मतलब डिपार्टमेंट वाले, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो लोग मेरे ऊपर किसी प्रकार का प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, मतलब मेरे टैक्स कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे वो एसएससी होगा, उसको इंक्लूड कर लेंगे। द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज एसेसेबल। जैसे मान लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, किसी और का इनकम है, टैक्स मुझे देना है। ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी कभार हो सकता है। जैसे कि मान लो मिस्टर ए है, कौन है, मिस्टर ए, इनके फादर थे कौन, मिस्टर जेड। कौन थे इनके फादर थे, जो 50 लाख रुपए कमाया करते थे, 50 लाख रुपए जो कमाया करते थे, शेयर में मार्केट में ट्रेडिंग करते थे और 50 लाख रुपए कमाते थे। सडनली किसी रीजन से साल के बीच में टैक्स देने से पहले, टैक्स हम कब देते हैं, साल के एंड में, तो टैक्स देने से थोड़े दिन ही पहले क्या हो गया, इनका सडनली किसी रीजन से डेथ हो गया। अब डेथ हो गया, मतलब अब इस पैसे पे टैक्स कौन देगा? क्या मिस्टर जेड टैक्स दे सकता है? वो तो चला गया भगवान के पास, जहां पे भी उसको जगह मिला होगा स्वर्ग में या फिर जहां पे भी, वो तो चला गया। अब टैक्स कौन देगा? गवर्नमेंट क्या टैक्स छोड़ देगा? गवर्नमेंट टैक्स नहीं छोड़ेगा। गवर्नमेंट किसको पकड़ेगा? गवर्नमेंट मिस्टर ए को पकड़ेगा, बोलेगा ये तुम्हारे फैमिली मेंबर हैं, इनके लीगल हेयर कौन है? मिस्टर ए, मतलब इनका सारा प्रॉपर्टी में किसका हिस्सा है? मिस्टर ए का हिस्सा है। तो हम किससे टैक्स लेंगे? हम मिस्टर ए से टैक्स लेंगे। तो इस केस में एसएससी कौन बन गया? मिस्टर ए बन गया। मान लो कोई माइनर है, छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा है, एक माइनर है, तो गवर्नमेंट माइनर के ऊपर तो कोई प्रकार का केस करके या किसी प्रकार से रिकवरी नहीं कर सकता, तो वो किसको पकड़ेगा? इसके जो सीनियर है, मतलब इसके फादर मदर जो है उनको पकड़ेगा और उनसे टैक्स मांगेगा। ये माइनर है, ये बहुत यूट्यूब में वीडियो बनाता है या फिर ये टिकटॉक बनाता है और ये बहुत पैसा कमाता है, तो इसके पैसे पे टैक्स कौन देगा? माइनर का तो पैन कार्ड ही नहीं बनता, आजकल बनने लग गया, माइनर का तो पैन कार्ड ही बनाना दिक्कत, माइनर तो किसी प्रकार का टैक्स के लिए लाइबल नहीं होगा, तो लाइबल कौन होगा? मिस्टर ए लाइबल होगा, क्योंकि ये इसका कौन है? ये इसका केयर टेकर, ये मतलब उसके फादर या मदर हैं जो भी है, ठीक है। तो इसमें कौन टैक्स देगा? मिस्टर ए देगा। तो एसएससी कौन बना? मिस्टर ए, यहां पे एसएससी बन गया, ठीक है, क्लियर है। चलो अब और क्या लिखा है देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में, द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन। जरूरी नहीं है सिर्फ प्रॉफिट हुआ तो हम एसएससी होंगे, लॉस हुआ तब भी हम एसएससी हैं। अगर मान लो बिजनेस किया, प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, तब भी मैं एसएससी कहलाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ रिफंड, अगर किसी प्रकार का रिफंड मुझे लेना है गवर्नमेंट से, मतलब टैक्स देना नहीं है, टैक्स का रिफंड मंगवाना है, वो भी हम पढ़ेंगे कैसे रिफंड मंगवाते हैं, तो उस केस में भी मैं क्या बन जाऊंगा? एसएससी बन जाऊंगा। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी अंडर द एक्ट, जो डीम्ड टू बी एसएससी मतलब जिसको मान लिया जाता है, एज्यूम किया कर लिया जाता है, वो एक एसएससी है। और एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट, एसएससी इन डिफॉल्ट मतलब किसी प्रकार का डिफॉल्ट का उसके ऊपर नोटिस आया है, कोई प्रकार का कंसीलमेंट किया है, किसी प्रकार का चोरी किया है, तो वो भी क्या बन जाएगा? यहाँ पे एसएससी बन जाएगा। तो बेटर है तुम क्या करो, ये डेफिनेशन को पढ़ लो अच्छे से और साथ में ये 1, 2 और 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट पढ़ लो तो भी बहुत है हमारे लिए, उससे ज्यादा पढ़ने का कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा पढ़ने का मन करता है तुमको, तो सभी पॉइंट को तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस। नेक्स्ट डेफिनेशन है असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन टैक्स। टैक्स में, अकाउंट्स में, हर जगह में
मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है। एक कॉमर्स के बच्चे को तो पता ही होना चाहिए असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। चलो चलते हैं असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या होता है देखते हैं। देखो मान लो मैं जॉब करना शुरू किया, एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से हम समझेंगे असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग रीड करेंगे क्या लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के अंदर में। एग्जांपल लेते हैं, देखना। फर्स्ट, मान लो मैं जॉब करना शुरू किया। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है पता है? फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से जो शुरू होके कब खत्म होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। एक कॉमर्स के बच्चे के लिए न्यू ईयर कब होता है? न्यू ईयर होता है 1 अप्रैल को होता है। हम जो 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं ना, कॉमर्स के बच्चे उस दिन सेलिब्रेट नहीं करते, कॉमर्स के बच्चे उस दिन आराम से सोते हैं। कॉमर्स के बच्चे कब न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं? वो 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, जब उनका न्यू ईयर शुरू होता है। तो हर कॉमर्स के बच्चे के लिए नया साल कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को, और खत्म कब होता है साल? 31 मार्च को, ठीक है। तो मान लो मैं जॉब शुरू किया साल के स्टार्टिंग में बोलने थे 1 अप्रैल को। साल भर मस्त काम किया अप्रैल में जून जुलाई करके पूरा मार्च तक बढ़िया काम किया। मैं कब तक काम करूंगा? 31 मार्च तक मान लो मैं बहुत बढ़िया से काम किया, ठीक है। अब ये टाइम पे मैंने जो भी पैसा कमाया, मान लो इसको एग्जांपल ले लेते हैं, इसको 2020 ले लेते हैं, इसको 21 ले लेते हैं, ठीक है। ये टाइम पे मैं जो भी पैसा कमाया, मैं क्या करूंगा? इसका टैक्स पे करूंगा। इसका टैक्स और इसके रेस्पेक्टिव पे जो मुझे टैक्स देना है या जो भी रिटर्न्स फाइल करना है, वो मैं कब करूंगा? इसके नेक्स्ट ईयर में करूंगा। मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 ये साल में मैं रिटर्न फाइल करूंगा। क्योंकि ये साल जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मुझे पता कैसे चलेगा मैं कितना कमाने वाला हूं? एग्जैक्टली कोई कैलकुलेट कर नहीं सकता। तो गवर्नमेंट बोलता है ये साल का टैक्स जो है तुम कब दो? नेक्स्ट ईयर में दो। फिर जो नेक्स्ट ईयर का टैक्स होगा उसको कब देंगे? उसके नेक्स्ट ईयर में देंगे। तो ये साल को बोलेंगे असेसमेंट ईयर। जिस साल में गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रहा है, मतलब हमारे ऊपर असेसमेंट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? असेसमेंट ईयर। असेसमेंट का मतलब होता है कोई भी प्रकार का गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर प्रोसीडिंग्स करता है, हमसे टैक्स कलेक्शन करता है, उसको असेसमेंट बोलते हैं। तो असेसमेंट ईयर क्या हो गया हमारा? 2021-22 हमारा असेसमेंट ईयर हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर। इसको बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब जिस साल का टैक्स हमको देना है, पैसे जिस साल में कमाए उसको बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर। जिस साल में टैक्स दे रहे हैं उसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर। मतलब हम हमेशा क्या करते हैं, मान लो इस साल में पैसा कमाए तो इसका टैक्स कब देंगे? नेक्स्ट ईयर में देंगे। तो असेसमेंट ईयर क्या हो गया हमारा? ये हो गया। और फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया हमारा? 2021 हो गया। अच्छा, अब मान लो कुछ ऐसा हो कि साल के स्टार्टिंग में मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया। मैं कब जॉब ज्वाइन कर रहा हूं? 1 नवंबर 2020 को ज्वाइन किया और 31 मार्च 2021 तक मैं काम किया। तो अब मेरे लिए असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर तो वही रहने वाला है, क्योंकि इस साल का टैक्स मैं कब दूंगा? नेक्स्ट ईयर में दूंगा। मतलब 2021-22 का मतलब है 1 अप्रैल 2021 से लेके 31/3/2022। इसका मतलब है असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो ये तो मेरा असेसमेंट ईयर, ठीक है। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? अब फाइनेंशियल ईयर होगा जिस दिन से मैं बिजनेस शुरू किया या जिस दिन से मैं जॉब ज्वाइन किया, वहां से लेके 31 मार्च 2021 तक। तो यहां पे मेरे लिए फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, या प्रीवियस ईयर जिसको हम बोलते हैं, यहां पे प्रीवियस ईयर यहां पे मेरे लिए क्या होगा? 1 नवंबर 2020 से लेके 31 मार्च
2021, इसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। ऊपर वाले को भी प्रीवियस ईयर बोलते हैं, ऊपर वाला कंप्लीट ईयर था तो मैं फाइनेंशियल ईयर भी बोला तो बात बराबर है। लेकिन जब कंप्लीट ईयर नहीं होगा तो उस वक्त हमको प्रीवियस ईयर ही लिखना पड़ेगा, हम फाइनेंशियल ईयर नहीं लिख सकते। लेकिन जब कंप्लीट ईयर होगा, मतलब 1 अप्रैल से पूरा होगा, तब हम इसको प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं और फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पे कंप्लीट ईयर नहीं है, एक भी दिन मिसिंग है, एक भी दिन कम है, तो उसको हम फाइनेंशियल ईयर नहीं बोल सकते, इसको हम सिर्फ क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर बोलेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं डेफिनेशन के अंदर, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन। अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का छोटा सा रिवीजन करके दोनों के डेफिनेशन को रीड करेंगे और उसके बाद फिर आगे वाले का नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो सभी वीडियो तुम लोगों को मिले। और इतना एश्योरिटी है कि सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक ऑल सब्जेक्ट विथ कंप्लीट नोट्स हम लोग पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसके साथ में तुमको रिवीजन वीडियो एग्जाम के टाइम में, नोट्स, क्वेश्चन पेपर, गेस्ट पेपर सब कुछ मिलेगा, वो व्हाट्सएप के थ्रू में मिलेगा। सारा वीडियो क्लासेस और नोट्स तुमको यूट्यूब चैनल में मिलेगा। तो जरूर से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिससे कि हम लोग हमेशा से कनेक्टेड रहें और हमेशा से जो भी अपडेट हो उसको हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। बाय बाय।